मरुधरा में मिशन 2023 को लेकर राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। कांग्रेस मिशन 2023 में चिंतन शिविर करने जा रही है। उदयपुर में होने वाले इस चिंतन शिविर में कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस को मजबूत करने पर फोकस करेगी, तो वहीं दो धड़ों में बटी कांग्रेस को एकजुटता का मंत्र भी दिया जाएगा। हालांकि राजस्थान में पिछले कई वर्षों से एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकार बन रही है। ऐसे में कांग्रेस के सामने एंटी इनकम्बेंसी के साथ इस फैक्टर को भी तोड़ना चुनौती होगा। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री ये कई बार दावा कर चुके हैं कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आगे क्या होगा वो तो टाइम बताएगा, पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सुशासन हुआ राजस्थान के अंदर, कोरोना का मुकाबला पूरे देश में नंबर 1 हम थे जो मुकाबला किया। जिस प्रकार से बजट पेश किए गए यहाँ पर, ये वक्त आ गया है और हमने शुरुआत कर दी राजस्थान के। अंदाज कर सकते हो कितने घबराए हुए राजस्थान के नाम से ही। राजस्थान के नाम से इनकी नींद हराम हो रही है दिल्ली के अंदर। इसलिए पूरा टारगेट यहाँ पर मुख्यमंत्री को और सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है और वो हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। अप्रैल में सवाई माधोपुर दौरे के बाद एक बार फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान का रुख किया है, तो वहीं 20 और 21 मई को होने वाली हाई लेवल मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। ये दौरे तय करते हैं कि भाजपा के लिए राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया, साथ ही गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिस दिन जोधपुर में लोग सड़कों पर थे, उस दिन गहलोत साहब अपना जन्मदिन मना रहे थे जयपुर। क्या ये अशोक गहलोत का काम नहीं था कि वो जोधपुर जाए, जो उसका गृह जिला है, वहां लोगों में संप्रदायों में झगड़ा था, तो वहां तुमको जाना चाहिए था, तुम नहीं गए। ये बताता है कि तुम्हारे को राजस्थान की जनता से कितना प्यार है। ये भी बताता है हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में आगे आने वाले समय में चुनाव के दृष्टि से तैयार है और आने वाले समय में अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इस बात को उन्होंने कहा। मरुधरा में सियासी हलचल की अभी शुरुआत है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही ये हलचल दंगल में बदलने वाला है। अब देखना होगा कि मिशन 2023 में किस पार्टी का मिशन सफल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे मरुधरा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। मकसद साफ है, 2023 में मरुधरा को भाजपा के नाम करना। और उन्होंने ऐलान भी किया है कि कांग्रेस से सत्ता बीजेपी के हाथों में जनता देने को आतुर है, सिर्फ उन्हें एक मौका चाहिए। यानी कि 2023 को साधने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जैसे हमने पहले भी कहा कि मई का महीना राजस्थान की धरा पर काफी सियासत भरा रहेगा। यूं तो पारा जो उसी के लिए जाना जाता है कि मई जून में राजस्थान में क्या गर्मी पड़ती है, लेकिन अब की बार सियासी पारे की चर्चा भी होगी, और ना केवल जयपुर या राजस्थान में, पूरे देश और दुनिया में होगी। वजह साफ है, चिंतन शिविर और उसके बाद बीजेपी की जो बैठक होगी वो। लेकिन चलिए, फिलहाल 2 दिवसीय दौरे पर नड्डा जो 2023 के लिए कार्यकर्ताओं में जान फूंकने आए हैं, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अरुण शर्मा जी कांग्रेस से हैं और शैलेंद्र धवाई जी भाजपा से हैं। ओम जी के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, अगर यूं देखें हम तो मुझे लगता है कि मंच से चाहे नड्डा साहब बोले, चाहे वसुंधरा जी बोले हैं, या फिर सतीश पूनिया दूसरे वक्ता, कि 2023 के लिए कमर कस लीजिए, कांग्रेस को बाहर करना है। मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है ये हम वैसे भी मान के चल सकते हैं कि कई बार किसी नेता को नहीं सुन पाते हैं, कोई कहे कि अब आपको चलिए लाइव में खड़ा होना है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये तो बोले ही होंगे। नई बात एक लगती है मुझे उस मंच पे कि नड्डा जी के इस तरफ सतीश पूनिया और इस तरफ वसुंधरा राजे। ये मैं सवाल इस वजह से कर रहा हूं कि 2 दिन पहले ही जब अलवर में 5 तारीख को, 4 दिन पहले मान लीजिए, जिस सभा के अंदर वसुंधरा राजे के पोस्टर नहीं थे, उस मंच पे अब नए वसुंधरा का पोस्टर नहीं, वसुंधरा खुद को विराजमान करा दिया, बाकायदा उनका उद्बोधन भी हुआ और पूरी लय के साथ वो दिखाई भी दे रही हैं। तो ये मैसेज नड्डा साहब का क्या माने कि एकजुटता की बात की जा रही है, या फिर जो गुटों की चर्चा होती है उसे साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए योगेश जी, राजस्थान के अंदर इसमें कोई शक नहीं कि वसुंधरा जी का अपना वर्चस्व बड़ा जबरदस्त रहा है, और इसको लेकर के आला कमान के साथ में बड़े टेंशन भी रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि सतीश जी पूनिया इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, और उनको जिम्मा सौंपा गया कि जितना भी हमारे यहाँ जो अलग अलग स्वर निकलते हैं, इनको एक स्वर बनाया जाए। वो अपनी कोशिश में लगे हुए रहे, और मेरा ख्याल है कि आला कमान शायद ऐसा मानता है कि सब कुछ बड़ा ठीक ठाक जा रहा है। और जैसे अभी आज सूरतगढ़ में बोले हैं नड्डा जी, उन्होंने कहा कि बस बूथ का कार्यकर्ता हमारा मजबूत होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, सब हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। यानी उन्होंने वो सब बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोला करते थे कि हमारे पार्टी का लक्ष्य ये है, हमारा पार्टी का ऑब्जेक्टिव ये है, हम ये करेंगे वो करेंगे, वैसा नहीं। महंगाई के बारे में एक शब्द नहीं, बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं, सिर्फ ये कि कांग्रेस से सत्ता छीननी है। ये तो मेरा ख्याल है कि शायद उनको इतना लग रहा है कि जिस तरह का विभाजन मतदाताओं में होना चाहिए था वो हो चुका है, और अब बस इसी को लेकर के, और अगर बूथ कार्यकर्ता आगे आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदरूनी कलह के सिलसिले बीकानेर में हम देख सकते हैं, जयपुर में हम देख सकते हैं, अलवर में हम देख सकते हैं, झालावाड़ में हम देख सकते हैं। लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी लग रहा है, जो अलवर में आपने बताया जो दृश्य बना है, उससे ऐसा लगता है कि वसुंधरा जी की हैसियत को कम आंकने का जो एक सिलसिला बनने लगा था, वो अब शायद गौण हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा जी को उसी तरीके से साथ में लेके और आगे बढ़ना चाहिए जैसे कि पहले वो चाहती थी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जो लोग नए बैठे हुए हैं इस वक्त, सतीश जी पूनिया क्या करेंगे, दूसरे जो गुलाब चंद जी कटारिया क्या करेंगे, बीकानेर में भी एक स्वर जो बड़ा खामोश है वो कभी भी मुखर हो सकता है, देवी सिंह भाटी क्या करेंगे, अर्जुन मेघवाल के सामने कैसे वो होगा। इधर जयपुर का बड़ा स्पष्ट सीन है कि जयपुर में भी कई स्वर हैं, कोई स्वर कभी भी उभर सकता है, लेकिन उसको नियंत्रित करने का सिलसिला मेरा ऐसा ख्याल है कि अमित शाह और मोदी जी में तो रहा है। नड्डा जी कितना कारगर हो पाएंगे ये मुझे पता नहीं, क्योंकि पहले भी वसुंधरा जी ने जब उनको नियंत्रित करने की चेष्टा की थी तो राजनाथ जी को उन्होंने बिल्कुल आंख दिखा के और अलग ही रास्ता दिखा दिया था, और गडकरी जी की कृपा से सारा भारतीय जनता पार्टी एकजुट हुई और सीन है। तो वो कोशिश है ये, बाकी ऐसे दावे करने से हम लोग अगर छानबीन नहीं करेंगे तो फिर तो हम मान लेंगे, लेकिन हमारे पास में ये इतिहास है, ये जो हमारे सामने से गुजरा है, और जो अंदर के स्वर हैं
वो हमारे कानों में पड़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इतना सहज नहीं है जितना सहज नड्डा जी कह के जा रहे हैं। जी, चलिए अरुण शर्मा जी के पास में आना चाहूंगा। अरुण जी, भाजपा आतुर है सत्ता में काबिज होने के लिए 2023 में, और नड्डा साहब का जो दौरा है मरुधरा का, उसका मकसद भी साफ है कि 2023 के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, उन्हें उनकी नब्ज टटोलने के साथ साथ उन्हें मजबूती के साथ सरकार पे आक्रामक हमले करने के लिए, अपने बूथ पर मजबूती के लिए, और इसे महासम्मेलन का नाम भी दिया गया है कि बूथ कार्यकर्ता जो सम्मेलन है उसका नाम भी दिया गया है, जो वर्चुअल संबोधित भी किया, कुछ नेता वहां पे बैठे भी। 2 दिवसीय दौरा है, काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आपकी बारी है। पहले नड्डा साहब एक बार मरुधरा पे अपना अलग जगह के जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को चिंतन करना है। खैर, लेकिन फिलहाल सरकार पे काफी हमलावर और आक्रामक रहे हैं नड्डा जी। तो 2023 को आप लोग कह रहे हैं कि हम इस मिथक को तोड़ेंगे, बीजेपी आतुर है कि हमारी पारी अब तो? जी योगेंद्र, जहां तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता छीनने के लिए आतुर है, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। पिछले सालों से जो रवैया है, वो तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि जनमत अगर इनके खिलाफ भी है और सत्ता इनको अगर लेनी है, ले पाए हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, मणिपुर है, गोवा है। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो सत्ता के लिए आतुर तो रहते हैं। और अध्यक्ष होने के नाते, जैसे ओम जी भी जिक्र कर रहे थे, और तो उनसे अपेक्षा क्या है? वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ही अध्यक्ष हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि बस सब तैयार है और हमको तो सिर्फ कुर्सी पे जाके बैठना है। बैठने वाले करीब 8-9 लोग तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जो कि आतुर हैं। एक योगेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो कांग्रेस की सरकार है 3.5 साल से, ये तो एक सतत अभियान में लगी हुई है। जन कल्याणकारी योजनाएं एक के बाद एक सामने आई हैं। लोगों के, कर्मचारी हों, चाहे युवा वर्ग हो, महिलाएं हों जिनको ये फोन दे के उनको एम्पावर किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र हो जहां महात्मा गांधी स्कूलों का एक नवाचार किया है। अखबार में पढ़ के बड़ी प्रसन्नता होती है कि उसके लिए लंबी क्यू है और सीटें कम हैं, उत्साह ज्यादा है। पहली बार एक ये सपना पूरा हो रहा होगा, किसी गरीब का बच्चा इंग्लिश माध्यम के स्कूल में जाएगा। तो हम तो लगातार इन कार्यों में लगे हुए हैं। इसके साथ ही एक कोण ये भी है कि अगर सिर्फ चुनाव जीतना ही कोई क्राइटेरिया है, जिसे मैं नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी प्रजातंत्र में चुनाव जीतना भी अपना एक महत्व रखता है। तो पिछले सालों 8 उपचुनाव इस राजस्थान की भूमि पे हुए हैं और आपको तो हो सकता है अरुण जी, हो सकता है बीजेपी उन्हीं से सबक लेकर के कोई कोर कसर 2023 में नहीं छोड़ना चाहती। देखिए, बाई इलेक्शन का इंपैक्ट इतना नहीं आता। अगर 1-2 सीट अगर बीजेपी जीत भी जाती तो कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, ना आपके पड़ता ना इनके पड़ता। लेकिन 2023 में अगर एक सीट की लड़ाई है और 2023, तो फिर 2023 से अगले 5 साल के लिए फिर प्लेटफॉर्म खाली करना पड़ता है, तो उसमें कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। शैलेंद्र जी, आप थोड़ा सा पीछे हटिए क्योंकि आपका फोरहेड कट रहा है, केवल आपकी आंखें दिख रही हैं बस। हाँ बिल्कुल, अब ठीक है आप। मैं समझ सकता हूँ बहुत एग्रेसिव है अभी, झपट्टा मारने के लिए कांग्रेस पर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नड्डा साहब ने जो कुछ कहा, उन्होंने राजस्थान की तमाम चीजों को लेकर के जिक्र किया। हो सकता है आप लोगों की गोपनीय बैठक हो, उसमें कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की जाए, लेकिन नड्डा साहब के अल्फाज जो मैं सुन पा रहा था, उनके स्पीच को मैं सुन पा रहा था, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जिक्र कर रहे थे, जोधपुर की घटना का जिक्र कर रहे थे, और भी पिछले दिनों जो घटनाएं हुई उनका जिक्र कर रहे थे, राजस्थान में जो कुछ चल रहा है वो जिक्र कर रहे थे। वो तो सारी चीजें सतीश पूनिया जी से लेकर के और शैलेंद्र धाबाई साहब तक ही कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जेपी नड्डा जी, उनका जो बीकानेर संभाग का दौरा रहा, उसमें प्रमुखतः संगठनात्मक रूपरेखा भी तय होनी थी, और जो राजस्थान में ज्वलंत मुद्दे हैं
जो राज्य सरकार, कांग्रेस सरकार है अभी, गहलोत सरकार, और जो उनकी विफलताएं हैं और जो यहाँ के जो विशेष मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत हुई। आपने देखा होगा कि एक संगठन बना हुआ है पूरा भारतीय जनता पार्टी का। राजस्थान में 52,000 बूथ हैं, बूथ लेवल पर हैं, 11,000 मंडल हैं, फिर उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी है। तो तमाम आज जो चर्चाएं हुई वो संगठन के साथ साथ जो राजस्थान में इश्यूज हैं, क्योंकि अब चुनाव भी आप देख रहे हैं कि अगले साल 1.5 साल बाद चुनाव है, तो निश्चित तौर पे विपक्ष का एक दायित्व होता है लोकतंत्र में कि वो जो सत्तासीन सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उनकी विफलताओं के बारे में और जो जनता की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी विफलताओं के बारे में, जो लाभ जनता तक नहीं मिल पा रहा है उनकी विफलताओं के बारे में, और जो यहाँ माहौल बना हुआ है, चाहे वो आप देखेंगे सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बना हुआ है। आप देखिए किस तरह से यहाँ दंगे होते हैं, करौली का दंगा हो, चाहे आप जोधपुर में आपने देखा होगा दंगा हो, या छपड़ा 12 को दंगा हो। तो कांग्रेस पार्टी 2019 में जब से सत्ता में आई है तब से लगातार आप देखिए कि इस तरह के घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की एक नीति रीति रही है कि वो एक विशेष वर्ग को हमेशा तुष्टीकरण की नीति उनके साथ करते रहे और उनको प्रश्रय देते रहे, जिसका परिणाम राजस्थान में देखने को मिल रहा है। मूल आधार यही रहेगा आपकी बार 2023 का है शैलेंद्र जी? 2023 का मूल आधार यही है। आधार जो है वो मुद्दे तो है ही, राजस्थान के जो राज्य की सरकार है कांग्रेस पार्टी की, जो विफलताएं हैं, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में हो, बालिकाओं के संदर्भ में हो, युवाओं के संदर्भ में हो, किसानों के संदर्भ में हो, चाहे वो गरीब वंचितों के संदर्भ में हो, तो जितनी भी विफलताएं कांग्रेस की हैं उन सब पे आज उन्होंने अपनी बात को रखा है कि किस तरह से राजस्थान का विकास रुक गया है। उन्होंने ये इंगित करने की कोशिश की है कि राजस्थान का विकास किस तरह से रुक गया है, क्योंकि ये सारी तमाम चीजों ने राजस्थान को पीछे धकेल दिया है। तो जो सर, मैं एक बात के जानना साथ चाहूंगा आपसे भी और अरुण जी से, दोनों से भी, विकास का पैरामीटर क्या है? विकास मानते हैं आप लोग? विकास किसका मानते हैं आप लोग? देखिए, विकास का पैरामीटर ये होता है कि जो अंत में जो भी योजना बने वो इंप्लीमेंट हो और अंत में जो पिछले छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको वो लाभ मिले, चाहे वो किसी क्यों लग रहा है आपको कैसे राजस्थान में लाभ नहीं मिल रहा है जो योजनाएं चल रही हैं? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। आप देखिए बजट की घोषणा होती है, बजट की घोषणा किसका लाभ नहीं मिल पा रहा? बजट की जो घोषणाएं आपने की हैं, अभी तमाम घोषणाएं बजट की है, क्या वो धरातल पे आ पाएंगी? क्या आपने 3 साल का जो घोषणा पत्र था, आप देखिए क्या उन्होंने उसको टेबल किया है कि हमने कौन कौन सी योजनाएं पूरी हो गई? वो अभी तक उन्होंने रिपोर्ट कार्ड ही नहीं बना पाए हैं अपनी घोषणाओं का। दिया विधानसभा में भी अशोक गहलोत ने पेश किया है कि ये हमारा एजेंडा जो हमारे मैनिफेस्टो में थे, इतने बिंदु हमने इतने % काम कर दिए, किसी को कुछ संदेह हो तो मैं उत्तर दे सकता हूं। ये गुलाब चंद जी कटारिया साहब के बजट भाषण की बहस के दौरान दिए जवाब में दिया। इन लोगों ने सार्वजनिक रूप से इसको जागृत वो किया। तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूं कि ये सरकार की घोषणा जो थी, जिसमें मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये योजना इतने % पूरी हो गई, इसकी सच्चाई ये है, ये एक्सरसाइज है क्या बीजेपी की कोई? देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप युवाओं की एक बात लीजिए, युवाओं को उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, है ना, 1 लाख रोजगार की ये बात करते हैं, 1 लाख रोजगार का इन्होंने वर्गीकरण नहीं किया। और जो पिछला रोजगार 1 लाख है उसमें आप देखिए रीट में धांधली हो जाती है, किस व्यापक लेवल पे धांधली होती है, और जो युवा वर्ग है वो सड़कों पे होता है। इन्होंने कहा था किसानों का हम कर्जा माफ कर देंगे, उन्होंने पूरी तरह से किसानों को कर्जा माफ नहीं किया। जो 60 लाख किसान आज भी कर्जा माफी के लिए बाट जोड़ रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा देनी चाहिए थी, वो सुरक्षा देने में कांग्रेस की सरकार फेल हुई है। आप देखिए जिस तरह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करनी चाहिए थी, उसमें भी गहलोत सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। उनका जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, इनका इंटेलिजेंस फेल हो चुका है। और विशेष वर्ग को जिस हिसाब से इन्होंने प्रेशर देने का काम किया है, उनके हौसले बुलंद हुए और ये घटनाएं हुई। जहां राज्य में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जहां राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है वहां विकास रुक जाता है। साहब जवाब तो सुनिए, जवाब तो यही देंगे, जवाब सुनिए, धैर्य रखिए। अरुण जी देखिए, विपक्ष का काम सवाल करना है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं कर रहे हैं। और ये जो आज शैलेंद्र धाबाई जी जो बात बोल रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बीजेपी का हर नेता मन से उठाएगा कि बेरोजगारों को जो भत्ता देने की बात थी और रोजगार देने की जो बात थी, उस एजेंडे की सच्चाई ये है। मैं जो अभी इनसे सवाल था कि भाई आप खारिज कर सकते हैं, लेकिन किस एक्सरसाइज के साथ में? आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है, लेकिन वो एक्सरसाइज बता रहे हैं
कि उसका वर्गीकरण करना चाहिए कि हाँ, हमने इतने लोगों को तो अवसर दे दिया, ये नौकरी की है, बिल्कुल सही। और इनका मैं मानता हूं एक वास्तव में एक्सरसाइज वाला जवाब कह सकता हूं मैं इसको, और आने वाले दिनों में ये चीजें होंगी। जवाब आप लोगों को देना है। कर्ज माफी की बात तो बीजेपी लगातार कहती है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट के यानी केंद्र सरकार से अधीनस्थ जो बैंक हैं, अगर ये एक्सरसाइज राज्य के नहीं थे तो घोषणा क्यों की कांग्रेस ने उस समय? यही कहते कि सरकार में आएंगे तो हम कोऑपरेटिव सेक्टर के जो बैंक है हम उनका कर्जा माफ करेंगे। देखिए, एक अच्छी इंटेंशन से अगर कोई बात की जाए, एक तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने भी उस ओर इशारा किया है। मेरे ख्याल में सरकार ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से विधानसभा में और बाहर भी पूरा ब्यौरा लेखा जोखा दिया है कि इतने हमने वादे किए थे और इतने % योजनाएं धरातल पे हैं और इतने में इतनी कसर रह गई है। क्वांटिफाई किया है हर चीज को ना। और दूसरा जो है कि धर्म विशेष का कुछ, देखिए, एक तो अगर तुष्टीकरण, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, चर्बी निकाल देंगे, ये अगर 8-10 सेंटेंस इनसे ले लिए जाएं भारतीय जनता पार्टी से कि भाई इनका आप उपयोग नहीं करेंगे, तो इनके पास कुछ कहने को होता नहीं है। नरेशन में कुछ भी नहीं। आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा कि विकास की परिभाषा आप ये बताइए, किसानों का कर्जा माफ कब करेंगे? आपने कोऑपरेटिव का कर्जा माफ किया है, कॉमर्शियल। शैलेंद्र जी, वही सवाल किया मैंने, आप ही के सवाल को आगे बढ़ाया है, वो जवाब दे रहे हैं, जरा सुनिए। जवाब नहीं दे रहे अरुण जी, दूसरे शब्दों के जाल में फंसा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए, आप जो चाह रहे हैं शब्द वही कह रहे हैं, वही तुष्टीकरण के आसपास ही वो पहुंच रहे हैं। शैलेंद्र जी, मैं तो अभी आपको मुबारकबाद देने ही वाला था, आपने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। एक तो आज आपने बहुत दिनों बाद माइक पे विश्वास किया है, वरना आपको लगता है माइक पता नहीं बात पहुंचाएगा या नहीं। आप पूरे वेग से बोलते हैं। आज आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन परफेक्ट है, बहुत बढ़िया तरीके से आप बोल रहे हैं। चलिए, समय कम है पर मुद्दे पर लौटे, टाइम कम है। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल अकाउंटेबल सरकार है और पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है योगेंद्र जी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इनका एजेंडा वो बहुत क्लियर है और राजस्थान में उसकी चलने की संभावना इसलिए कम है कि हमारा इतिहास इस मरुधर भूमि का रहा नहीं है। जो ये करना चाहते हैं वो आज तक तो कभी सफल हुआ नहीं है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे ये वोट ले लें। जरूर कोशिशें की जा रही हैं और राष्ट्रीय लेवल पे है, ये कोई आइसोलेशन करौली और जोधपुर नहीं है। आप देखिए, पूरे देश के 8-9 बड़े राज्यों में ये चल रहा है और सिलसिला अभी थमा नहीं है। अभी भी हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, लाउड स्पीकर उतरेंगे। यही इनका विकास का मुद्दा है। विकास मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, विकास का शांति, सद्भाव, भाईचारे से सीधा रिश्ता है। अगर आप उससे छेड़छाड़ करेंगे, विकास की बात भूल जाइए, ये ऑलरेडी भूले हुए हैं। आपको विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का एक ब्यौरा दे सकता हूं कि हमने कितने मकान दिए हैं। आप देखिए, 2.5-3 करोड़ से ज्यादा लोगों को ग्रामीणों में आवास उपलब्ध कराया है। हमने 6 करोड़ लोगों को नल से जल प्रोवाइड कराया है। हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया है। शैलेंद्र जी, मैं समय कम है, मैं एक बार अरुण जी मैं जाना चाहूंगा ओम सैनी साहब के पास में। ओम जी, सवाल मैं इस वजह से कर रहा था, चलिए नड्डा साहब आए हैं, निश्चित रूप से अपने मकसद से आए हैं। अगर मुख्यमंत्री कहीं पे जा रहे हैं, चिंतन शिविर हो रहा है, जो भी हो रहा है, सब उसका अपना एक मकसद है। राजनीतिक दलों को करना भी चाहिए क्योंकि वो उनका एक फाइनल एग्जाम है जिसकी वो तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ सवाल इस वजह से करना चाहूंगा कि बहुत अर्ली है राजस्थान में, राजस्थान की धरा पे कोविड से हम बाहर निकल रहे हैं। इस वजह से कह रहा हूं कि वापस से कभी 65 आ रहे हैं, कभी 70 आ रहे हैं, कभी 75 आ रहे हैं पेशेंट। जो संक्रमण अभी वापस ऐसे खत्म नहीं हुआ है, वो एक चिंता है लोगों के सामने। लेकिन राजनीतिक दलों को जल्दी इतनी है कि पता नहीं 2023 कैसे आएगा। मैं गाना सुनता था, वो काटे नहीं करते दिन ये रात ये, वो स्थिति इस समय राजनीतिक दलों की हो रही है।
यहाँ लेकिन क्या वास्तव में अब कांग्रेस को भी, क्योंकि जब बीजेपी आपको जवाब आपको देना है, पत्थर इधर से भी आ रहा है तो उधर से भी जा रहा है, कांच के बंगले में दोनों बैठे हुए, अब ये खारिज नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी का काम है कि एक एक चीज का वो अपना नस्तर चौबेते हुए ऑपरेशन करेगी कि हाँ ये एजेंडा था और इसका ये अर्थ हुआ। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस अपनी एक्सरसाइज गिनाने में करेगी कि हाँ हमने ये सब कुछ विकास के एजेंडे किए, मुझे लगता है उससे फास्ट बीजेपी है उन सब चीजों को साइडलाइन करने के लिए। अब ये कांग्रेस की तैयारी होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि 1.5 साल तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी बेचैनी है, और जब एक बेचैन होता है तो दूसरे की बेचैनी भी बढ़ जाती है। ऐसे में क्या होगा राजस्थान की सियासत का? योगेंद्र जी देखिए, जैसे इम्तिहान में 3 घंटे का पेपर होता है और 5 सवाल करने होते हैं। अब आपके पास, आप में से इसको 5 साल की पीरियड को मान लीजिए 5 घंटे का टाइम था, और जिसमें से 2 साल आपके उन सारी परिस्थितियों में गुजर गए, जैसे कोविड कहते हैं, सब कुछ भुगता हमने। उनको प्रतिपक्ष तो हरगिज नहीं मानेगा कि इसकी वजह से तुम पराजित हो रहे हो। वो तो निश्चित रूप से जब तक सवालों के जवाब नहीं देते, जब तक जो वादे किए थे उनको पूरे नहीं करते, तो वो फिर आप तो फेलियर है, आपकी विफलता है, आप सफल हुए ही नहीं है उस तरीके से। तो ये बात यूं कही जाइए, सामान्य परिस्थितियों में इस तरह की बात नहीं की जाती। सहज रूप से आप कहते कि इतना आपने बताया था और इतना आप नहीं कर पाए। अब जैसे जो सब्जेक्ट सेंटर का है, किसानों को जो ऋण माफी का सिलसिला जिन सेंटर के उससे होना चाहिए था, उन बैंकों के माध्यम से, वो अगर आपने जोड़ के बोल दिया है, सामान्य स्थितियों में आप नहीं कहते हैं। सामान्य स्थितियों में आप यही कहते हैं कि वो तो छोड़, ठीक है, वादा पूरा कर दिया, जो हमारे पास में था वो कर दिया हमने, बाकी नहीं कर सके। लेकिन ये ऐसी स्थितियों में तो कहेंगे, और निश्चित रूप से बेरोजगारी भत्ता अगर आप देने की बात करते हैं तो क्लासिफाई करके आपने दिया नहीं उस तरीके से, तो कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। तो कांग्रेस को इन सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा ख्याल है कि आप ठीक कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने हाउस के अंदर खड़े होकर के जो निर्वाचित प्रतिनिधि आए हैं प्रतिपक्ष के, जिनमें वो सब लोग थे, कटारिया साहब हो चाहे पूनिया साहब हो, सारे लोग थे, उनके पास पूरा मौका था कि वो जवाब ले लेते उस वक्त ना, लेकिन उस वक्त उन्होंने लिया नहीं। अब एक आपने होमवर्क किया है, आप कहते हैं क्लासिफिकेशन होना चाहिए, अच्छी बात है। ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनता को लगेंगे, और मैं तो ये समझता हूं कि जब राजनीतिक दल अगर इस तरह की बातें चर्चा करके और अगर जनता के पास में जाएंगे तो उनकी बात सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी, आपका मतदाता भी अपने आप में बिल्कुल समझ जाएगा कि ये तो काम करने आए हैं। लेकिन अगर आप जाकर उसके सामने वैसी ही बात करेंगे कि हमारे पन्ना प्रमुख वो मजबूत, हमारे बूथ वो है, इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इस पार्टी ने कोई काम नहीं किया तो इसको परास्त किया जाना चाहिए, और अगर पार्टी ने अच्छा काम किया तो वो विजयी होगी। इस तरह की बातें तो बहुत वाजिब लगती हैं, और मुझे लगता है कि नड्डा साहब उसमें आए थे, लेकिन वो चीजें छेड़ नहीं पाए। महंगाई पे चर्चा नहीं कर पाए, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर पाए, नौजवानों की जो समस्या है उसको चर्चा नहीं कर पाए, किसानों की समस्या के बारे में वो नहीं बोले। वो कहते वरना कि हम मदद करेंगे राजस्थान सरकार की, हम दिलवाते हैं उनको कर। तो किसान तो सबके हैं, किसान किसी भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के थोड़े ही हैं। किसानों की जो परेशानी है उसको तो हल करवा देते हैं आप। दिल्ली में बैठे हैं, आपके 25 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो पूरी ताकत के साथ में चीजें हासिल की जा सकती है। बहरहाल आलोचना करना आपका हक है, आलोचना सुनना उनकी जिम्मेवारी है, और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। ये तो चलेगा, ये तो जब चुनाव पास में आ रहा है तो ये सारी बातें होंगी, निश्चित रूप से चले। लेकिन मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। अरुण जी और शैलेंद्र जी, निश्चित रूप से अपोजिशन में जो लोग हैं वो सवाल खड़े करेंगे राजस्थान में जो है, क्योंकि एक एजेंडा आजकल बदल गया, राज्यों की सीमाओं में नहीं रहा है चुनाव। ये आजकल सीधा अटैक करता है दिल्ली पर, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। यहाँ पे केवल बस एक मोहरे की तरह काम करते हैं राज्यों के प्रतिनिधिमंडल या उनके गवर्नमेंट में बैठे नुमाइंदे। वो एजेंडा ही नहीं होता है। चर्चा होगी कि दिल्ली में देखिए क्या क्या, बीजेपी के मुंह से मैंने नहीं सुना कि वसुंधरा जी के 5 साल के कार्यकाल में जो कुछ चीजें हुई होंगी उनका भी जिक्र हो, बिल्कुल कभी नहीं होता है। वो यही करते हैं कि मोदी जी ने ये किया। अभी मैं शैलेंद्र धावाई साहब ने की, सुनिए, देखिए मोदी जी ने ये कर दिया। आपके पास में अवसर है सर, आपको गिनाना चाहिए कि वसुंधरा जी ने भी कुछ किया होगा 5 साल में। अगर आप इसको खारिज कर रहे हैं तो फिर आपका तो जवाब साफ है कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ। फिर अब ये कांग्रेस को सवाल करना है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के में वक्त राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में छोड़िए, हर राज्य में यही पोजीशन है कि केवल अब केंद्र बिंदु यूनियन हो गया है कि वहां पे क्या चल रहा है, और टारगेट राहुल गांधी होगा, इधर से गिनाने के लिए नरेंद्र मोदी होंगे।
ये सारी जो एक्सरसाइज है आपकी, ये केवल बस ये कह सकते हैं कि प्लिंथ लेवल पे जो आपका वर्क होता है, बिल्डिंग तो वहीं पे खड़ी होगी जब राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे, और उनमें से शब्द तरासे जाएंगे कि हाँ अब क्या पिन चुभोनी है, किसकी बात पे क्या। मुझे लगता है वही चुनाव का मॉडल होगा। खैर चलिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, लोकतंत्र का पर्व है, लेकिन बहुत जल्दी तैयारियां हो रही हैं। चलिए, लेकिन अपना अपना एजेंडा, बहुत बहुत शुक्रिया।